वेलकम बैक गाइस। और आज हम लोग फिर से सेकंड सेशन लेके आ गए हैं इम्पोर्टेंट केसेस का, और उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। काफ़ी ढेर सारे केसेस हमने इम्पोर्टेंट देख चुके थे जो हमारे संविधान के इंटरप्रिटेशन से जुड़े हुए केसेस थे, ठीक है। आर्टिकल 21 के वायलेशन से रिलेटेड केसेस थे, और भी अलग अलग केसेस हमने देखे थे, महिलाओं से संबंधित केसेस देखे थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम थोड़ा फास्ट केसेस देखेंगे, क्योंकि जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस थे वो मोस्टली हमने देख लिए हैं। अभी और भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सारे केसेस को कवर कर लें, इस वजह से हमें बहुत ढेर सारे केसेस देखने हैं। तो अब थोड़े ज़्यादा स्पीड में हम केसेस को देखते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला केस है वो है प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। प्रेमचंद वर्सेस राजस्थान स्टेट। देखो इस केस का मुद्दा क्या था। ये चाइल्ड लेबर से जुड़ा केस किया गया था, और इसका जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, ठीक है, और बाल मजदूरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया था, ठीक है। ये हमारा था प्रेमचंद वर्सेस राजस्थान, चाइल्ड लेबर से जुड़ा ये केस है, और यही बस इतना ही हमको ध्यान में भी रखने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा ध्यान रखने की इसमें कोई खास आवश्यकता है नहीं। सेकंड केस जो है हमारा वो है शीला बरसे वर्सेस महाराष्ट्र, ठीक है। लिखने से ये होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा बिताएंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिए और आगे बढ़ गए। तो लिखने से क्या होता है कि हम उस चीज़ पे थोड़ा देर समय व्यतीत करते हैं, और वो जो हमारा समय लगता है लिखने भर में, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में एक सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को डाल देता है, ठीक है। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो लोग इसीलिए कहते हैं कि लिख के करना चाहिए। तो शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो इनका मुद्दा क्या था कि हिरासत में बच्चों या महिलाओं के अधिकार, ठीक है, यानी कि राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इसमें जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि कोर्ट ने बच्चों के साथ हिरासत में दुर्व्यवहार पर रोक लगाई, ठीक है, और उनके लिए विशेष देखभाल और पुनर्वास की सिफारिश की, ठीक है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उसको पुलिस वाला लतिया दे हिरासत में लेके, ठीक है, तो ये कहीं से मानवीय तो हुआ नहीं। तो बच्चों के लिए एक अच्छे से प्रोसीजर रखने की बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कही कि बच्चों के साथ हिरासत में दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और उनके लिए विशेष देखभाल और पुनर्वास की सिफारिश की, ठीक। नेक्स्ट केस है हमारा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। अच्छा, मैं यार ईयर नहीं लिख रहा था, ईयर लिखते चलना चाहिए। 1992 का ये केस है। इससे पहले जो हमने शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखा था वो 1986 का केस था, और प्रेमचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो था वो 1985 का था। अभी हम देख रहे हैं मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका 1992। तो मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका का जो मुद्दा था वो भी बच्चों के शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन ही था। और इसमें कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा जो है ना वो फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है, और इसे हर बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका वाले केस में।
नेक्स्ट था उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। इसका भी मुद्दा था बच्चों का शिक्षा का अधिकार। ठीक है, राइट टू एजुकेशन किसका, बच्चों के लिए। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, ये उनका क्या है, फंडामेंटल राइट है। और उसमें एक चीज़ और हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, और जो डीपीएसपी हैं, वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, राइट टू लाइफ में राइट टू एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट केस आता है हमारे मोस्ट फेमस लॉयर MC मेहता जी वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, 1996। इसका मुद्दा क्या था कि जो खतरनाक उद्योग होते हैं उसमें चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर इन हजार्डस इंडस्ट्री, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा हजार्डस इंडस्ट्री कैसा हो गया, जैसे आपका फायर क्रैकर, ठीक है, जहाँ पे आपकी माचिस बनती है, मैच स्टिक, कोई केमिकल फैक्ट्री हो गई, या जहाँ भी कुछ बारूद वगैरह का काम हो सके, ये सब कैसे है, बच्चों के लिए हजार्डस ही तो हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यह था कि बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकने और उनके लिए शिक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया। और उन्होंने कहा कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा ऐसे इंडस्ट्रीज़ में वर्क नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके शिक्षा का कुछ व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यार इतने कम उम्र में अगर ये जॉब कर रहे हैं ऐसे खतरनाक इंडस्ट्रीज़ में, तो पढ़ तो पा नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली, और ये इनका तो फंडामेंटल राइट है, इनको पढ़ना ही चाहिए। तो इसकी व्यवस्था करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिर नेक्स्ट केस है हमारा गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। ये केस था चिल्ड्रेन ऑफ सेक्स वर्कर्स। ठीक है, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं या होती हैं, उनके बच्चों से जुड़ा यह मुद्दा था। और इसमें कोर्ट ने कहा कि जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों को समाज में समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन जीने दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इनके बच्चों की डिग्निटी और इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और था, ठीक है, डिग्निटी और इनकी इक्वालिटी सर्वोच्च है और सबके बराबर ही है, इनको भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार है, ऐसा कहा था। केस का नाम क्या था, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस है हमारा समीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सन 2000। ये मुद्दा इसका क्या था कि बालिकाओं की जन्म दर में असमानता, ठीक है, यानी डिस्क्रिपेंसी इन रेट ऑफ
वुमेन नहीं लिखना चाहिए, गर्ल इज द ज़्यादा सही वर्ड। ठीक है। बालिकाओं की जन्म दर में असमानता, इस पे सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष यह था कि कोर्ट ने भ्रूण हत्या और लिंग चयन परीक्षण पर रोक लगाने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया और कहा कि जो भ्रूण हत्या है और जो लिंग लोग पता कराने की कोशिश करते हैं, ये सब पे रोक लगना चाहिए और गैर कानूनी तो है ही पीसीपीएनडीटी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये केस किससे रिलेटेड है? समीर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आता है भारती वर्सेस उत्तर प्रदेश। भारती वर्सेस उत्तर प्रदेश, ये था 2002 का केस था। ये था यौन शोषण और तस्करी से रिलेटेड केस था। ठीक है। इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट था या जो निष्कर्ष था वो यह था कि कोर्ट ने बच्चों के यौन शोषण और तस्करी पर रोक लगाने और पीड़ित बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। ठीक है। यह था भारती वर्सेस उत्तर प्रदेश वाला केस। नेक्स्ट आता है हमारा कैलाश सत्यार्थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। कैलाश सत्यार्थी वही हैं जिनको नोबल पीस प्राइज मिला था। ठीक है। एक पाकिस्तानी लड़की के साथ में संयुक्त नोबल पीस प्राइज मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ में, राइट। तो इनका मुद्दा क्या था? वही चाइल्ड राइट्स। ठीक है। बच्चों के अधिकार से जुड़े ये एक्टिविस्ट थे और इस केस में जो कि उनका यूनियन ऑफ इंडिया के साथ था, उसमें कोर्ट ने यह कहा था कि हर बच्चे को एजुकेशन, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट, सम्मान पाने का अधिकार है। केस का नाम है कैलाश सत्यार्थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ठीक है गाइस। फिर हम आते हैं मैंने पायल है खनकाई पायल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। ठीक है। इस केस का मुद्दा था बालिकाओं का स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है। मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ महिलाएं, लड़कियां। ठीक है। छोटी बच्चियां। इसमें कोर्ट ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बालिकाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का आदेश दिया था। हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड था, तो गर्भवती महिला हो चाहे कोई महिला हो, उनके पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को प्रायोरिटी देने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। फिर उसके बाद आता है हमारा पॉस्को एक्ट। ठीक है। पॉस्को एक्ट 2012, बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न से सुरक्षा। ठीक है। मतलब कि जो चाइल्ड एब्यूज़ होता है, चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूज़, अगर चाइल्ड कोई सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, 18 साल से नीचे का बच्चा या बच्ची है, तो उस केस में पॉस्को एक्ट लगता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित न्याय और सख्त सज़ा दी जाए। मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ऐसे मामलों को मतलब ऐसा न हो कि तारीख पे तारीख पड़ी जा रही है, आपको इमीडिएटली से मतलब ये भी नहीं है कि तुरंत, लेकिन एज फास्ट एज पॉसिबल और कठिन से कठिन सज़ा जो हो सकती है
वो देने की बात कही गई। ठीक है, अब देखो क्या था, एक केस तो बड़ा दुखदाई भी था, लेकिन बहुत इसको मतलब सब जानते ही होंगे, निर्भया केस। ठीक है, निर्भया केस 2012 में जो चीज़ें सामने आई थी, उसमें एक चीज़ और पहले क्या होता था कि जो लोग नाबालिग होते थे वो दरअसल हर चीज़ में बच जाते थे, कुछ भी होता था तो उनको सज़ा नहीं मिलती थी। लेकिन निर्भया केस में ना क्या होता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा बदल सा दिया, क्योंकि उसमें एक लड़का था, वो शायद 18 से जस्ट छोटा सा था और उसने ये गलत काम कर दिया था। तो इस मामले में क्या हुआ था ना कि जो भी जुवेनाइल एक्ट वगैरह था, किशोर न्याय अधिनियम जो था, उसमें संशोधन किया गया। किसके वजह से? निर्भया केस की वजह से उसमें संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि अगर बहुत सीवियर, बहुत गंभीर अपराध हैं, ऐसे केस में जो नाबालिग है, ठीक है, जो नाबालिग है उसको भी एडल्ट यानी वयस्क की तरह सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, फिर एक केस आता है हमारा भारतीय महिला संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय महिला संगठन क्या है? इंडियन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से तो था। भारतीय महिला संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का। इसमें क्या होता है कि मुद्दा यह था कि किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, महिलाओं से जुड़े जितने केसेस हैं उसमें बेसिकली लोग क्या डिमांड करेंगे? महिला की अच्छी स्वास्थ्य हो, अच्छा शिक्षा हो, ठीक है, उनके साथ कोई अपराध न होने पाए, ठीक है, और उनके अगेंस्ट क्राइम रेट कम से कम हो, इसी तरह की चीज़ें होंगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी मुद्दा था कि किशोरियों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, और इसका निष्कर्ष ये निकला था कि कोर्ट ने कहा कि किशोरियों के लिए पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का आदेश दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केस, जो कि है विवेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 2020। इसमें भी वही था, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें क्या हुआ कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक वुमेन हेल्पलाइन स्थापित करने की बात कही गई। ठीक है, और इसका निष्कर्ष भी यही था कि कोर्ट ने निर्देश दिया कि बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कंट्री वाइड यानी देशव्यापी हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। विवेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा राधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो केस था ये कोविड-19 से जुड़ा मुद्दा था और बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इकोनॉमिकली वीकर जो बच्चे हैं उनको डिजिटल एजुकेशन दिया जाए। ओके, ये तो हो गया राधा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में। फिर इसी के तर्ज पे एक केस और आया, इसी से मतलब मिलता जुलते मुद्दे पे है, तो प्रणय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, और ये केस भी जो था इसका भी मुद्दा था डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, इसका निष्कर्ष यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि बच्चों को डिजिटल शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए और आर्थिक कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि क्या है, आज के समय कोई भी व्यक्ति जो है वो इंटरनेट से पढ़ ले रहा है, भले वो कहीं जाए चाहे न जाए, वो संस्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन संस्थान उसके तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो एक गरीब बच्चा है जिसके पास हो सकता है मोबाइल की सुविधा ना हो, या हो सकता है वाईफाई की सुविधा ना हो, इंटरनेट की सुविधा ना हो, तो वो उस डिजिटल एजुकेशन को कैसे एक्सेस करेगा। तो प्रणय कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बच्चों को, गरीब बच्चों को भी ये सारी शिक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ मृत्युदंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो पहला के हम जो देखेंगे वो है ए.के. गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005। इसमें इसका मुद्दा ये था कि मृत्युदंड का अनुप्रयोग और न्यायिक विवेक। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी केवल ऐसे अपराधों में दिया जाना चाहिए जहां पे अपराध की प्रकृति इतनी नृशंस हो कि यह समाज के लिए गंभीर खतरा हो। मतलब रेयर ऑफ रेयर हो या फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो, तो ऐसे केसेस में ही डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ठीक है, और इस डेथ पेनल्टी को भी विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट में कि मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए। तो ब्रूटल केसेस में जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो, खतरनाक हो, ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है विक्रम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007। ठीक है, इसका भी मुद्दा है डेथ पेनल्टी और भूतपूर्व अपराध यानी पहले किए गए अपराध। तो इसमें कोर्ट ने जो कहा कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उसके द्वारा किया गया अपराध विचार और विवेक के आधार पर पूरी तरह से समझा न जाए और दोषी को न्यायपूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा इसमें कि भाई पहले उसका जो केस है उसको अच्छे से आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस पर अच्छे से आपको पहले आपको स्टडी करना है, फिर उसके बाद आपको उस पर बहुत अच्छे से विचार करना है। फिर विचार करने के बाद आपको अपने विवेक के अनुसार कि आपने क्या पढ़ा, आपके क्या विचार हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से किए बिना किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए और जिसको मृत्युदंड दिया जा रहा है उस दोषी को न्यायपूर्ण सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अब्दुल रहीम वर्सेस बिहार राज्य 2012। ठीक है, इसमें भी मृत्युदंड ही ऑफ कोर्स मेन मुद्दा तो था ही, और जो आरोपित है उसके मेंटल हेल्थ के बारे में ये मुद्दा था। ठीक है, मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कहा कि मानसिक अस्वस्थता वाले दोषियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जिसका मेंटल हेल्थ खराब हो, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दिया तो यह क्रूरता और मेंटल टॉर्चर वाली बात होगी। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है अफजल गुरु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। ठीक है, ये था मृत्युदंड और टेररिज्म से जुड़ा मुद्दा। और इस मामले में मतलब यह मामला जो था वो भारतीय संसद पर हमले से संबंधित था, जिसमें अफजल गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि टेररिस्ट को मृत्युदंड देना एक आवश्यक कदम हो सकता है, लेकिन सज़ा देने से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच वगैरह, मतलब ऑफ कोर्स ये तो कहेगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्योंकि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। अब उसके बाद अगला जो केस है वो है हमारा अनिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इसमें क्या बोला था कि मतलब मुद्दा था मृत्युदंड और स्थायी सजा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मृत्युदंड लागू करने में कोई विसंगति या देरी होती है, यानी किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, मतलब सेंटेंस कर दिया गया अदालत द्वारा, लेकिन देने में डिले हो रहा है या कोई प्रोसीजरल चीज़ों की वजह से या किसी भी वजह से डिले हो रहा है, तो इस सज़ा तो आरोपी को फिर मृत्युदंड न देके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। और यह सज़ा आरोपी के अधिकारों की रक्षा करने और न्यायपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखने के उद्देश्य से दिया गया था। ठीक है, अब देरी हो रही है तो उसके साथ मेंटल टॉर्चर ही तो हो रहा है, वो हर दिन अपने दिन गिन रहा है, राइट। तो ऐसे केस में सरकार की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से अगर लापरवाही बरती जा रही है तो उसके मृत्युदंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जा सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस है हमारा सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2016 का ये केस है। और इसका केस में मुद्दा यह था मृत्युदंड और समाज में अपराध का प्रभाव। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड का उद्देश्य न केवल अपराधी को सजा देना है, बल्कि समाज में अपराध के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग टुवर्ड्स सोसाइटी। शुड सेंड स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, क्योंकि अगर एक को आप डेथ पेनल्टी देते हो तो उसका जो है समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि इस प्रकार का अपराध करने की यह सज़ा हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस हम देखेंगे समीर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश 2017 का ये भी केस था। ठीक है, इसमें था कि पुनर्विचार का मृत्युदंड के मामलों में पुनर्विचार का अवसर। ठीक है, पुनर्विचार का अवसर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड का फैसला पुनर्विचार के बाद ही लागू किया जा सकता है, ताकि न्यायिक त्रुटियों को दूर किया जा सके और किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा न मिले। मतलब क्या है कि किसी को अगर डेथ पेनल्टी दे दी गई है, ठीक है, तो अब इस डेथ पेनल्टी पर फिर से एक बार पुनर्विचार किया जाए, और उस पुनर्विचार करने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, तो उसके बाद ही फिर उसको दिया जाएगा, ताकि हो सकता है पहली बार में कोई चीज़ें छूट गई हों, मतलब तथ्य उतने ही रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी तथ्य पे कोर्ट की नज़र ना पड़ी हो, किसी एंगल से कोर्ट ने ही ना देखा हो, तो
इस वजह से एक पुनर्विचार करने के नाम पे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम खरीदा जाता है, थोड़ा सा टाइम बाई किया जाता है। और इस टाइम बाई करने की वजह से हो सकता है कि जो अपराधी है उसकी जान बच सके, अगर वो निर्दोष हुआ तो। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय। क्योंकि अभी तो डेथ पेनल्टी से देख लिए, लेकिन जो डेथ पेनल्टी मिलती है उसको जो है प्रेसिडेंट जो है वो माफ़ भी तो कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान यानी कि पार्डन देने का अधिकार प्राप्त है। इससे संबंधित जो कुछ केसेस हैं अब हम वो देखते हैं और समझते हैं। तो जो पहला केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे राज्य 1961। वैसे बॉम्बे जो है वो तो राज्य नहीं है, महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन लिखा तो यही है बॉम्बे राज्य। ठीक है, तो अब इसका मुद्दा ये था कि क्षमादान के प्रयोग में राज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका, यानी कि मुद्दा था रोल ऑफ पार्डन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पार्डन अधिकार एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होने चाहिए और इसे विवेकपूर्ण ढंग से ही लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है अपना मारुति श्रीपति वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, ये केस था अपना 1987 का। इसका भी मुद्दा था क्षमादान के अधिकार यानी पार्डन के अधिकार की संवैधानिकता। ठीक है, और इसमें जो निष्कर्ष निकला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार व्यापक है, लेकिन यह न्यायपालिका की समीक्षा के अधीन हो सकता है यदि यह असंवैधानिक हो या दुरुपयोग किया गया हो। यानी कि देखो, अगर प्रेसिडेंट हैं, उनके पास किसी ने अपनी क्षमा याचना लाई, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं देंगे या देंगे, ठीक है, तो इसको चैलेंज वैसे तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर है राष्ट्रपति को क्षमा करने या नहीं करने की। लेकिन न्यायपालिका इस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि जो प्रेसिडेंट का पार्डन पावर है, ठीक है, तो कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं किया गया है या वो असंवैधानिक तरीके से तो उसका उपयोग नहीं किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उसको देख भर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1989 का यह केस है। मामला क्या था ये समझते हैं। इस मामले का संबंध जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है, इंडिया लिख दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय में कहा जाता था इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, राइट। तो यहाँ पे इसको मैं मिस्टेक नहीं मानूंगा, लॉल। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या से था, ठीक है, और इसमें जो दोषी थे उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। तो केहर सिंह जो थे इस हत्या की साजिश में शामिल थे और उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष जो थे वो क्षमादान की याचिका दायर की थी। ठीक है,
तो ये हम लोगों ने समझ लिया मामला कि इंदिरा गांधी जी की हत्या से जुड़ा मामला है। केहर सिंह जो है इसको मृत्युदंड मिला था और केहर सिंह ने ही 1989 में क्षमा याचना मतलब क्षमा मांगा था। ओके, अब समझते हैं आगे इसके बाद। तो मुद्दा ये था कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देने का अधिकार था, ठीक है, और न्यायपालिका को समीक्षा का अधिकार था। तो न्यायपालिका की समीक्षा के अधिकार की क्या सीमा थी, ये सब मुद्दा था। तो इसमें देखो निर्णय जो था या निष्कर्ष क्या निकल के आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, जब तक यह अधिकार मनमाने तरीके से प्रयोग न किया गया, ठीक है, मतलब जुडिशियल रिव्यू के तहत तो नहीं आता है, लेकिन बट तब तक नहीं आता है जब तक इसको मनमाने ढंग से इसका प्रयोग न किया गया हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कहती है सुप्रीम कोर्ट कि क्षमादान का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है, ठीक है, वो उनके सोच पे निर्भर करता है कि वो उस मामले में उनकी क्या सोच है, ये उनका विवेकाधिकार है। लेकिन इसे संविधान के बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यानी कि फिर से देखो वही बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात आ गई कि ठीक है आपका विवेकाधिकार है, लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो संविधान का नहीं आप हिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी टेररिस्ट ने 100 लोगों को मार दिया और फिर आप ये कह के उसको मृत्युदंड माफ़ कर दें कि अरे यार इसके भी तो घर में माँ बाप हैं, तो जाने दो, उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है कि नहीं, क्योंकि इस आतंकवादी ने जिन 70-80 लोग को मारा है तो उनके फैमिली को भी तो न्याय दिलाना इसी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। राष्ट्रपति को क्षमादान पर फैसला लेते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने भाई कह तो दिया, ठीक है, और सही भी कहा। अब देखो इसका महत्व क्या है। तो यह फैसला जो है वो भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मिसाल है जिसमें राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकार की व्याख्या और उसकी सीमाओं को परिभाषित किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना कि आपकी को जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। आपका विवेक भी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करने पाए। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने सीमाओं को, राष्ट्रपति के इस अधिकार के सीमाओं को परिभाषित कर दिया। फिर उसमें यह स्पष्ट किया कि क्षमादान का अधिकार न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लेकिन इसका इस्तेमाल तर्कसंगत और निष्पक्ष तरीके से ही होना चाहिए। और इसके परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या आया कि केहर सिंह की क्षमादान याचिका जो थी वो खारिज कर दी गई और उसको मृत्युदंड दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे मोहम्मद हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। केहर सिंह वाला इम्पोर्टेंट था ना, और आई गेस एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इसको देख लेने से केहर सिंह वाला केस कोई कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। मुद्दा क्या था मोहम्मद हुसैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में? मुद्दा यही था कि विदेशी नागरिकों के लिए क्षमादान, ठीक है, पार्डन फॉर फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। इसका निष्कर्ष यह निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति विदेशी नागरिकों के लिए भी क्षमादान का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014।
मुद्दा क्या था? डिले इन पार्डन, यानी कि क्षमादान याचिका जो है उसमें देरी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्षमादान याचिका पर अनावश्यक देरी करना दोषियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, और अगर क्षमादान में देरी होती है तो फिर उसकी सज़ा को कम भी कर दिया जाएगा, ठीक है, या किया जा सकता है। तो शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह निकल के आया। फिर उसके बाद अगला केस हम जो देखेंगे वो है नवनीत कौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट, अरे एक्ट नहीं भाई सॉरी 2014। इसमें भी क्या था कि क्षमादान में देरी और मानसिक प्रताड़ना इसका मुद्दा था, और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अनावश्यक देरी मानसिक प्रताड़ना के समान है, और ऐसे मामलों में मौत की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद था ट्रेजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट 2020, एक्ट क्यों बोल रहे हैं 2020, ठीक है। इसमें था राष्ट्रपति के अधिकारों की सीमा। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार असीमित नहीं है और इसे न्याय संगत, मतलब जो पहले भी कहा गया था किस किस मामलों में, केहर सिंह के मामलों में कहा गया था, फिर उसके बाद KM नानावती मामले में कहा था, ठीक है, और उसके बाद फिर मारुति श्रीपति दुग्गल वाले मामले में भी कहा गया था। तो ठीक है, वही चीज़ फिर से दोहराई गई है। अब हम देखते हैं, देखो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे केहर सिंह इम्पोर्टेंट था वैसे ही। तो AG पेरारीवलन, ठीक है, AG पेरारीवलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। ये मुद्दा था राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा, ठीक है, राजीव गांधी की हत्या मामले में क्षमादान से जुड़ा मामला था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के क्षमादान अधिकार संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, ठीक है, और इनका प्रयोग अनुच्छेद 161 और 72 के अनुसार होना चाहिए। तो 161 क्या है, गवर्नर के क्षमादान का अधिकार, और 72 क्या है, राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार। ठीक है, अब हम देखेंगे 2023 में भारतीय न्यायपालिका द्वारा दिए गए कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय और वादों का संक्षेप विवरण, ठीक है। तो पहला है संविदा कर्मचारियों के अधिकार पे निर्णय, ठीक है। 2023 में संविदा वर्कर्स जो थे, कर्मचारी थे, उनके राइट्स पे निर्णय आया था। तो देखो विवाद का नाम क्या था, संविदा से रिलेटेड था, ये इम्पोर्टेंट है। विवाद का नाम था विक्रम सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश। मुद्दा था संविदा कर्मचारियों के स्थायित्व और उनके अधिकारों को लेकर, और इसका निष्कर्ष ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने का आदेश दिया, ठीक है, यह कहते हुए कि संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन और स्थायित्व का अधिकार है। कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा को महत्वपूर्ण माना और सरकार को संविदा कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने का निर्देश दिया।
देखो क्या है कि गवर्नमेंट क्या होता है, किसी काम को करवाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी को 50,000 देती है, तो वो क्या करती है कि कुछ प्राइवेट लोगों को हायर कर लेती है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से प्राइवेट नहीं, संविदा बोलते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और उनको क्या होगा कि 20,000 में ही उनसे वो काम करवाएगी। तो इसी के अगेंस्ट विक्रम सिंह वर्सेस यूपी केस में कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि यार जब काम समान है, दोनों का काम समान है, तो दोनों का वेतन भी समान होना चाहिए, और इसलिए ये जो टेम्पोररी वर्कर्स थे इनको परमानेंट करने का आदेश जो है वो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने विक्रम सिंह वर्सेस यूपी केस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनसीसी में महिलाओं के प्रवेश पर निर्णय, ठीक है। एनसीसी में गर्ल्स की एंट्री वगैरह से रिलेटेड ये था। तो देखो इसमें क्या था, विवाद का नाम क्या था, एनसीसी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मुद्दा क्या था, महिला कैंडिडेट्स को एनसीसी में प्रवेश की अनुमति और समान अवसरों की पेशकश, और इसका निष्कर्ष यह निकला था कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीसी में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करने का आदेश दिया, और कोर्ट ने यह कहा कि एनसीसी एक नेशनल सर्विस है, राष्ट्रीय सेवा है, और इसमें महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों को समान रूप से निभा सकें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एनजीओ और सरकारी धन की उपयोगिता पर निर्णय, ठीक है। तो विवाद का नाम क्या था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2023 का मामला था, ठीक है। इसका मुद्दा वही था, एनजीओ को सरकारी धन के उपयोग पर निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी धन का उपयोग केवल उन एनजीओ के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि सरकारी नियमों के तहत काम कर रहे हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस धन का उपयोग केवल जन कल्याण के कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि अन्य उद्देश्यों से। मतलब सरकार ने कहा भैया कि हम जिस एनजीओ को पैसा दे रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो ये पैसे को कहाँ लगा रहे हैं और वो काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एनजीओ उस सरकारी धन को कहाँ उपयोग कर रहा है, यह देखने की बात इस केस में कही गई थी। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड ग्रीन ट्रिब्यूनल 2023, इसका विवाद का नाम क्या था, तो भारत सरकार वर्सेस केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का यह केस था, ठीक है। मुद्दा क्या था, प्रदूषण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही और ग्रीन ट्रिब्यूनल की शक्तियों का विस्तार। इसका निष्कर्ष यह निकल के आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन नियंत्रण के मामलों में ग्रीन ट्रिब्यूनल को अधिक शक्तियां देने का निर्णय किया। यानी कि पहला काम क्या हुआ इस केस में, ट्रिब्यूनल की शक्तियां बढ़ा दी गई, ठीक है। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और कठोर कदम उठाए जाएं और ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रदूषण से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय लेने का अधिकार दिया।
एक केस था ट्रांसजेंडर्स राइट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2023। मुद्दा था ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार और उनके सामाजिक, आर्थिक और कल्याण के मुद्दे, और निष्कर्ष यह निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा का निर्णय लिया और कहा कि ट्रांसजेंडर्स को समान अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आदिवासी अधिकार संगठन। आदिवासी सरकार संगठन अधिकार संगठन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2023। मुद्दा क्या था? आदिवासी भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। ठीक है, यानी कि अवैध कब्जों से जुड़ा मामला। इसमें निष्कर्ष यह निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी भूमि संरक्षण के संबंध में राज्य सरकारों को कई कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने आदिवासी समुदाय की भूमि की रक्षा और उनके अधिकारों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बलात्कार और नाबालिग के मामले में निर्णय 2023। केस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कोई आरोपी था, उसका नाम नहीं बताया गया है। ठीक है, तो मुद्दा यह था कि नाबालिग लड़कियों से बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामलों में सजा। निष्कर्ष यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामलों में सख्त सजा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए। ठीक है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है गाइस, इतना आई थिंक इतना मोर देन इनफ है। कुछ 2024 के छोटे मोटे केसेस हैं, लेकिन उसको हम अभी इसमें नहीं देखेंगे। सो आई होप यू गाइस लाइक इट। हैव अ नाइस डे।